अच्छा जी, यूनिफाइड मैथ स्केल की बात हो रही थी, तो मैं आपको यूनिफाइड मैथ स्केल समझाने की कोशिश कर रहा था। उसमें हम किसी नतीजे पर पहुंचे थे। नतीजा ये था कि यूनिफाइड मैथ स्केल में आप किसी भी एलिमेंट का अगर मैथ मालूम करना चाहते हैं तो आप उसका मैथ कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के मैथ के साथ। उसमें हमने एक तराजू बनाया था और उस तराजू के एक पलड़े में हमने मैग्नीशियम का एक एटम डाला था और दूसरे पलड़े में हमने कार्बन का एक एटम डाला था। और जब दोनों को कंपेयर किया तो हमें पता चला कि जो मैग्नीशियम है उसका मैस कार्बन के एक एटम के मैस की निस्बत 2 गुना ज्यादा है, वजनी है वो। ये मरवा आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आपने बोला था। अच्छा जी देखें, तो हमने ये एक मेजान लिया, एक तराजू लिया, इसमें कार्बन 12 का एक एटम डाला, दूसरी तरफ हमने पलड़े में मैग्नीशियम का एक एटम डाला और हमें पता चला कि जो मैग्नीशियम का एटम है वो कार्बन 12 की निस्बत 2 गुना 2 गुना ज्यादा वजनी है। तो उसके साथ जब आप मैस कंपेयर करेंगे, 2 गुना 12 निस्बत, मतलब 12 मैस कार्बन का है और मैग्नीशियम उससे 2 गुना वजनी है। तो जो मैग्नीशियम है उसका आ रहेगा 24 एटॉमिक मैस यूनिट, 24 यू यहाँ पर एटॉमिक मैस यूनिट है, जो कि यूनिट है इसका यूनिफाइड मैस स्केल का। फिर मैंने आपको सिल्वर का निकाल के दिया, देन में आ गया हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का जो है वो इसकी निस्बत 12 गुना कम है। तो हाइड्रोजन को अगर कार्बन की निस्बत रखा जाए तो वो 1/12 उसका मैस आता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो आप इधर कार्बन लिख देंगे 12, ठीक है। तो 12 को 12 से काटें तो हाइड्रोजन का आता है 1 पॉइंट, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डाटा देखें तो राउंड ऑफ करके वो 1.008 AMU आता है। तो आप यहां पर देखें कि हाइड्रोजन का भी जो है वो हमने कार्बन के साथ कंपेयर किया। इसका मतलब यह है कि जब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसमें आप एलिमेंट्स का मास कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है जी। तो द मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मास एज कंपेयर्ड टू 1/12 कार्बन के 1/12 हिस्से के इज कॉल्ड यूनिफाइड मास स्केल। और मैं ये समझा चुका हूं कि हमने यहाँ पर कार्बन 12 क्यों चूज किया, क्योंकि ये स्टेबल और अबंडेंट था। जी समझ आइए बात। तो द मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 की मास के 12वें हिस्से के अकॉर्डिंग आपने इसको मेजर करना है। जी समझ आइए बात की, अगली भी गई। जी फातिमा बेटे आपको समझ आइए। चलें ठीक है। अच्छा इसका जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है, AMU भी कहते हैं उसको, लेकिन आपकी किताब वाले ने उसको यू से शो किया हुआ है। तो यूनिट इसका जो है वो AMU है या यू है। अब ये यू एक्चुअली मास का यूनिट है, यानी ये एलिमेंट्स का मास बताता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन। और आपको पता है वैसे भी हम जो मास है उसको किलोग्राम या ग्राम में चेक करते हैं। तो इसका जो वैल्यू आती है ना, अगर आप इसको ग्राम या किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो आपके पास की वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये याद रखनी है, एमसीक्यूज में जरूर पूछता है वो। और इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, तो किलो की जगह आ जाएगा 10⁻3, साथ आप लिख दें ग्राम। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप तो नहीं बताऊंगा, 10⁻⁻27 और 3 को सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। ये आपका जो मैथ है ये ग्राम में। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं, किलोग्राम वाला भी याद रखना है और आपने ग्राम वाला भी याद रखना है, बिकॉज दोनों ही एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। फर्क सिर्फ -27 और -24 का। ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, बहुत दफा पेपर में आ चुके हैं, बहुत ध्यान से आपने इनको याद रखना। जी तो ये जो इसका मैथ है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब इसके रिलेटेड पेपर में एक एमसीक्यू या एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है जी, कहता है जी कि हाउ मच एनर्जी इज इन 1 U।
यानी एक एटॉमिक मास यूनिट अगर आपके पास, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो ये सॉल्व करने के लिए बड़ी आसान टेक्निक है, आप E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर यूज करें। मैस आपको पता है एक यू में कितना मैस होता है, इतना मैस होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27। मैस को पुट करें, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। तो इसको सॉल्व करवा दूं, ऐसा करता हूं, करा ही देता हूं। इसको सॉल्व कर लें जी। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल्स टू मैस आपको पता है यहां पर लिखा हुआ है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और साथ आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है जो कि होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, साथ उसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है जी। नाउ 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 और 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर करने, जरा स्क्वायर करके आंसर बताइएगा। 9 इंटू 10 की पावर 16। हाँ जी, तो इसका स्क्वायर करें तो 9 इंटू 10 की पावर 16 आता है, और फिर आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। वो कर लेते हैं जी। 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और साथ आपके पास है 9 इंटू 10 की पावर 16। 1.49 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल्स, इतनी एनर्जी होगी बेटा। अगर आपके पास किसी चीज का मैस इतना हो तो उसके अंदर इतनी एनर्जी होगी। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता होता है और शॉर्ट में भी आ जाता होता है, तो ये भी बात आपने अपने जहन में रखनी है। इट कैन आल्सो अपीयर एज एन एमसीक्यू एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। जी, पहले बढ़िया बात कि कोई नहीं, या मैं भी बोली जा रहा हूँ, समझ भी आ रही है कि मैं फजूल में बातें करी जा रहा हूँ अपने आप से। चलें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लो जी, यहां तक तो आपके पास था यूनिफाइड मास स्केल, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है जी। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट तो नहीं रह गया। अए, आह, एक मिनट जी, मैं देख लेता हूँ, अगर कोई पॉइंट रह गया हो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलें, कुछ डिस्कवरी के बारे में एमसीक्यूज बता देता हूँ। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए, तो कैथोड रेस तो जे थॉमसन ने डिस्कवर की थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को जो नाम है वो दिया था गोल्डस्टीन ने, सॉरी विलियम क्रूक्स ने दिया था, सर विलियम क्रूक्स। अगर बात करें हम प्रोटॉन की, तो जो प्रोटॉन है उसको, ये क्या हो गया, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को जो डिस्कवर करने वाले शख्स हैं उनका नाम है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। और न्यूट्रॉन का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाला शख्स था चैडविक, जबकि उसकी प्रिडिक्शन देने वाला शख्स कौन था, रदरफोर्ड था। चलें जी बच्चों, ये आपके पास था यूनिफाइड मास स्केल। पेपर में ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, यूनिट लिखना है आप लोगों ने। तो पेपर में यूनिफाइड मास स्केल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा नाम इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। जी बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 1 2 3, ओके बाय। देख लें एक दफा, 1 2 3, ओके बाय। लो जी, यहां तक तो हमारे पास हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लें, उनको समझना है आपने। देखें जी, सबसे पहला जो है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर समझना है सबसे पहले आपने, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है जी। अच्छा जी, एटॉमिक नंबर को पहली बार शो किससे करते हैं, जी से शो करते हैं। ये याद रखना आप लोगों ने, ये चीज नहीं भूलनी कभी जिंदगी में। एटॉमिक नंबर को शो करने का जो सिंबल है वो है जी।
अच्छा, अब ये बला होती क्या है, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब इसमें कुछ खास बातें हैं, नोट फरमाएं। वो खास बातें सिर्फ खास लोगों के लिए ही हैं, यानी वो खास औकात में ही काम में आती हैं। और दूसरी बात ये कि समझना जरूरी है। वैसे बेसिक डेफिनेशन इसकी यही है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, लेकिन 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 अगर आपका एटम हो न्यूट्रल, तो आपको पता है जो न्यूट्रल एटम होता है, ये क्या हो गया जी, तो अगर आपका एटम हो जी न्यूट्रल, तो आपको पता है जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर न्यूट्रल एटम की बात की जाए, तो न्यूट्रल एटम के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रख सकते हैं इसका नाम। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी न्यूट्रल एटम होगा तो उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या शुमार होगा, एटॉमिक नंबर। उसकी वजह यह है कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होते हैं, ये याद रखना है आपने। तो हम न्यूट्रल एटम के केस में एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वैसे आपने याद रखना है कि फंडामेंटली ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं। चलें, तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, इसको शो आपने करना है जी से। हाँ, दूसरी बात ये कि जो एटॉमिक नंबर होता है ये हर एलिमेंट का अपना होता है, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर है दैट इज चेंज फॉर ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए चेंज होगा ये। और अगर नोट्स बना रहे हैं या नहीं भी बना रहे, तो अभी लिख लें कि उर्दू में लिखें शाबाश जल्दी से, कि कोई दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। ये लिखें उर्दू में, दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। जहां जहां आपने नोट्स बनाने हैं वहां चेंज फॉर ईच अदर में लिखना है, चेंज फॉर ईच अदर नहीं लिखना, ईच एलिमेंट लिखना है। ये हर एलिमेंट के लिए अलग है। तो आपने याद रखना है कि किसी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, ये उर्दू में लिखना है। शाबाश। अगर आप लेजी हैं मेरी तरह तो मैं लिख देता हूं कि नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जी से शो करते हैं तो मैंने जी लिख दिया। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम जी, दो एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स के पास सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। मैंने लिख लिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, ये था एटॉमिक नंबर। अच्छा, अगला जो है वो है एटॉमिक मैस। अच्छा, एटॉमिक मैस जो है ना, इसका दूसरा नाम होता है मैस नंबर। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसके दो दो नाम यूज होते हैं। तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैस नंबर और एटॉमिक मैस अलग है, लेकिन दोनों सेम। मैस नंबर और एटॉमिक मैस दोनों एक ही चीज के दो नाम है। एटॉमिक नंबर के साथ कंफ्यूज ना कर देना मैस नंबर को। मैस नंबर एटॉमिक मैस होता है और एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन एटॉमिक मैस या मैस नंबर क्या होता है, ये होता है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं, इनको ऐड करें तो फिर एटॉमिक मैस आता है या मैस नंबर आता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी इसमें आपने सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं लेने, प्रोटॉन्स के साथ साथ क्या लेना है आपने, न्यूट्रॉन्स। तो समझिएगा जरा, एटॉमिक मैस को शो किया जाता है ए से, ये भी याद रखना है आपने। एटॉमिक मैस को ए से शो किया जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं, जी से शो करते हैं। तो देखिएगा जरा यहाँ पर एटॉमिक मैस आपके पास क्या बनेगा, एटॉमिक मैस बनेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स तो क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, क्योंकि बॉडी में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना बॉडी का एटॉमिक नंबर होगा। तो आप यहाँ पर इसका जो फार्मूला है वो लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। यानी एटॉमिक नंबर का फार्मूला ये, सॉरी, एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी इसके बारे में कुछ एग्जांपल बताऊंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा। बस अभी इतनी बातें आपने ज़हन में रखनी है। अगली चीज है बेटा न्यूट्रॉन नंबर। तो ये तो नाम से ही बता रहा है, आप बताएं जरा ये क्या होगा, न्यूट्रॉन नंबर क्या ख्याल है, बताएं जरा। तो बड़ी आसान सी बात है, न्यूट्रॉन नंबर का मतलब है कि बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। एटम के अंदर जितने न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे उसको आप बोलेंगे नंबर ऑफ न्यू। ओ हो, ये क्या लिख दिया है मरवा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा जी, न्यूट्रॉन नंबर का मतलब क्या है।
न्यूट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं बेटा, न्यूट्रॉन है उसका नाम, तो न्यूट्रॉन का नाम है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, आप जरा ये नीचे वाला फार्मूला देखें, ये नीचे वाला फार्मूला देखें जरा। नीचे वाले फार्मूले में एटॉमिक जो नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास है, वो बराबर है एटॉमिक नंबर जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आप जी को उधर ले जाएं तो ए माइनस जी बन जाएगा। ये है आपके पास न्यूट्रॉन नंबर का फार्मूला, और ये बड़ा कारआमद है क्योंकि ये एमसीक्यूज में बड़ा इस्तेमाल होगा। कैसे, वो भी बताता हूँ। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उसका फार्मूला है ए माइनस जी, यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये न्यूट्रॉन नंबर का फार्मूला है। अच्छा, अब ना एक बात आपने बड़ी तवज्जो से समझनी है, वो ये कि किसी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल कैसे लिखते हैं। और ये बात बड़ी फायदेमंद साबित होगी, सिर्फ 1 मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा। जब आप ये बात समझ लेंगे ना तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। देखें जी, कोई भी एटम है जिसको आपने रिप्रेजेंट करना है, उसकी रिप्रेजेंटेशन का बड़ा आसान तरीका है। आपने फॉर एग्जाम्पल उस एलिमेंट का सिंबल है एक्स, ये मेरे पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का सिंबल क्या है, एक्स। तो आपने करना क्या है, आपने उसके साइडों पर उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, देखें जी, आपको एबीसी तो याद है ना, एबीसी ए से शुरू होती है और जी तक जाती है, तो ये याद रखना है, ऊपर ए आएगा नीचे जी आएगा, एबीसी ए टू जी, ऊपर ए नीचे जी, ए से शुरू होते हैं जी पर एंड होते हैं। ए आपके पास क्या है, एटॉमिक मास, और जी आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर। तो ऊपर एटॉमिक मास आता है, नीचे एटॉमिक नंबर आता है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूं आपको। इमेजिन करें आपके पास ये यूरेनियम का एटम है, इधर लिखा है जी 238, इधर लिखा है जी 92। तो मुझे बताएं 238 क्या है, एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और 92 क्या है, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन 12 और 6, तो 12 कार्बन का क्या है, एटॉमिक मास, और 6 क्या है, एटॉमिक नंबर। अब अक्सर पेपर में वो आपसे पूछता है कि हाउ मच न्यूट्रॉन्स आर देयर इन यूरेनियम 23892। आपसे वो ये पूछता है कि यूरेनियम 23892 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल और सवाल भी है पेपर का। तो बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मांगे हैं उसने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फार्मूला है ए माइनस जी, और सिंबल मैंने अभी सिखाया है कि ऊपर ए होता है नीचे जी होता है। ए आपके पास है 238, जी आपके पास है 92, 238 में से 92 निकाल लें तो ये आपके पास तकरीबन बनता है 146 बनेगा जहां तक मेरा ख्याल है। 238 माइनस 92, 146 बनेगा। हाँ जी, ये 146 बनेगा। तो इसका मतलब है कि इस वक्त यूरेनियम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 146। यही काम आप करें जरा कार्बन के लिए, 12 6 कार्बन। इसके अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं तो बड़ा आसान तरीका, ए माइनस जी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने का आसान सा तरीका है ए माइनस जी। तो ए आपके वहां ऊपर होता है 12, जी नीचे होता है यानी 6, 12 में से 6 निकाले तो 6, यानी आपका जो कार्बन है उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये पेपर में बहुत दफा एमसीक्यू में पूछ लेता है, बहुत दफा वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो ये बातें गलत नहीं करनी है आप लोगों ने, पल्ले पड़ी है कि कोई नहीं। चलें, अब मैं आप लोगों को एक सवाल लिख कर दे रहा हूं, उसका आंसर अभी दोनों ने मुझे बताना है। आपके पास एक एटम है कार्बन 12 और 6 का। अच्छा, अब आपने इसके बारे में कुछ बातें बतानी है। क्या क्या बताना है जरा देखें। सबसे पहले आपने ये बताना है इसका एटॉमिक मास कितना है, फिर आपने ये बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, फिर आपने ये बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, फिर आपने ये बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इसके ऊपर +4 भी है, चले रहने दें।
आपने ये बताना है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और फिर आपने ये बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं जी। ये 5 चीजें आप लोगों ने बतानी है। ये पूरी प्रॉब्लम एज अ होमवर्क है, इसको नोट कर लें। अभी मुझे सॉल्व करके आप लोगों ने भेजनी है, कल भेज दें या आज भेज दें। ये प्रॉब्लम आप लोगों ने होमवर्क में सॉल्व करनी है। अच्छा, अभी ना सॉल्व करने बैठ जाइएगा, होमवर्क में करिएगा। अभी जरा देखें, आपके पास जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब छोटे एलिमेंट्स, हल्के एलिमेंट्स, लाइट एलिमेंट्स, उनके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। यानी मोस्टली प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन के इक्वल होते हैं। अब ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जी, तो इसकी एक फहरिस्त है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये वो एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स के अंदर जितने जितने प्रोटॉन्स हैं उतने उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा, ये ना समझ लेना कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन इनके अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे हैं, नो, अपने अलग अलग हैं। लेकिन हाइड्रोजन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, हीलियम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन के प्रोटॉन, नाइट्रोजन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, कार्बन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, और ऑक्सीजन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है। ठीक है जी। और जो हैवी एलिमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हैवी एलिमेंट्स आपके सामने हम बना देते हैं। तो जो हैवी एलिमेंट्स हैं, ये भी एमसीक्यूज में याद रखना है आपने, कि जो लाइट एलिमेंट्स हैं उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, जबकि जो हैवी एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मास बड़ा ज्यादा है, तो उनके जो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर एक्चुअली ग्रेटर देन प्रोटॉन्स। ज्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं और कम प्रोटॉन्स होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है जी। और उनमें मिसाल क्या है जी, मिसाल उसकी है जी यूरेनियम और लेड। पीबी का मतलब होता है लेड, पीबी मतलब लेड, तो ये याद रखना है आपने। ये पी को सही कर लूं मैं, चलें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। सर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद है? नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं याद। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स याद है, वैसे सारा नहीं याद। सारा बहुत कम लोगों को याद होता है, तो सारा तो नहीं याद। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स याद हैं, कुछ ग्रुप्स याद हैं। पहला ग्रुप बड़ा आसान है, दूसरा ग्रुप बड़ा आसान है, फिर 7वां ग्रुप हैलोजेंस वाला, वो बड़ा आसान है, और 8वां ग्रुप नोबल गैसेस, वो बड़ा आसान है। तो ये ग्रुप तो मुझे सारे सारे आते हैं। फिर कार्बन वाला ग्रुप भी कुछ हद तक आता है, कार्बन है, सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, 3 आते हैं मुझे। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फिर प्रैक्टिस कर करके में याद हो जाती हैं। आप लोग भी जब अगर पूरे फिजिक्स में चले गए तो आपको याद हो ही जाएंगे, रोजाना जो आपका काम होएगा फिर। चलें, बहरहाल यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर है आप लोगों को। 1 2 3, ओके बाय। ये आपका आज का लेक्चर था बेटा। जो टेक्स्ट है जो याद करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह पिक्चर भेज दूंगा। वैसे आपके पास अपनी रिस्पेक्टिव गाइड्स भी मौजूद होंगी, लेकिन मैं भी पिक्चर भेज। सर 2 संडे गुजर गए हैं लेकिन अभी तक लेक्चर अपलोड नहीं हुए। जी बेटा, मुझे पता है कि लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुए। असल में लेक्चर अपलोड करना बहुत लंबा काम होता है, बड़ा लंबा टास्क होता है, 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो मैं मुझे टाइम नहीं मिल रहा है एक्चुअली। तो इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, दुआ करें, अल्लाह खैर करे। मैं जरूर अपलोड करूंगा, इंशाल्लाह जल्दी करूंगा। ओके बच्चों, ये आपका आज का लेक्चर था। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।